तो आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया पैंथर सेना के प्रमुख दीपक भाई केदार इनसे। तो दीपक भाई, इंडिया में इतने सारे संगठन होने के बावजूद आपको ऑल इंडिया पैंथर सेना संगठन बनाने की क्या जरूरत महसूस हुई? इस देश में पिछले 7 साल में जो व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, बड़े पैमाने पर दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ चुके हैं। आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी संगठन है। मेरा आपसे सवाल है कि पिछले 2.5 साल में सिर्फ महाराष्ट्र में 250 हत्याएं दलित उत्पीड़न के माध्यम से हुई है। इसके खिलाफ अगर किसी ने आंदोलन खड़ा किया होगा, किसी ने आवाज उठाया होगा, तो वो ऑल इंडिया पैंथर सेना है। पूरे देश में हाथरस हत्याकांड हुआ, रोहित अमोल्ला हत्याकांड हुआ, पायल तड़वी हत्याकांड हुआ, राजस्थान में सिर्फ मूंछें रखने की वजह से जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, पानी को छूने से इंदर मेघवाल की हत्या हुई। देश भर में जहां जहां दलित उत्पीड़न के मामले हुए और महाराष्ट्र में जहां जहां दलित उत्पीड़न के मामले हुए, वहां पर सिर्फ ऑल इंडिया पैंथर सेना ने आवाज उठाई। तो जिस तरह से ये मनुवादी व्यवस्था आई है और इन्होंने इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, जिनको एक संविधान के माध्यम से सामाजिक स्वातंत्र्य दिया है, उनको मिटाने की जो साजिश हो रही है और फिर से उनको गुलाम बनाने का जो एजेंडा यहाँ पर सेट किया है, उसके खिलाफ अगर आज हम लड़े नहीं तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। और ये वजूद बचाने के लिए ऑल इंडिया पैंथर सेना मुझे बनानी पड़ी, समाज के रक्षण के लिए बनानी पड़ी, संविधान के रक्षण के लिए बनानी पड़ी, आरक्षण के रक्षण के लिए बनानी पड़ी। और इस देश में जो इंसानियत गौतम बुद्ध के माध्यम से निर्माण हुई है, सम्राट अशोक के माध्यम से निर्माण हुई है, वो बचाने की आज बहुत बड़ी जरूरत है। वो इंसानियत बचाने के लिए भी ऑल इंडिया पैंथर सेना इस मैदान में उतर चुकी है। हम पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में तकरीबन 150 घटनाओं को मैंने अकेले वहां जाके आवाज उठाई, दबा हुआ आवाज मैंने बाहर निकाला है। अगर वो आवाज बाहर नहीं आती तो इस देश में और महाराष्ट्र में हमारा वजूद खत्म हो जाता था। वो वजूद बचाने का आंदोलन मैंने खड़ा किया। आपके चंद्रपुर में वनी खुर्द है, आज भी हमारे महिलाओं को गांव में भानामती करते हैं बोल के लटका कर मारा, कोई नहीं आया वहां। चंद्रपुर में कम संगठन नहीं है, विदर्भ में कम संगठन नहीं है, महाराष्ट्र में कम संगठन नहीं है। सत्ता पाना ही हमारा मकसद है क्या? मंत्री बनना ही हमारा मकसद है क्या? एमएलए सांसद बनना ही हमारा मकसद है क्या? समाज को बचाने का मकसद किसी के सामने नहीं है। वहां जाने का काम, तेलंगाना के बॉर्डर पे ये वनी खुर्द गांव है, मोबाइल टावर भी नहीं है, वहां जाके उनका आवाज उठाया, उनको न्याय देने का काम हमारे संगठन ने किया। संगठन बहुत है पर हमारे जैसा लड़ने वाला संगठन कोई नहीं है। आज तक आपने कितने मामलों में लोगों को न्याय दिलाया? न्याय देने का काम न्यायालय का है। मेरा काम है जिनका आवाज दबाया उनका आवाज उठाना, और जैसे आवाज उठता है तो लोगों में आंदोलन बनता है, जागृति बनती है, और जो व्यवस्था हमारे खिलाफ साजिश करती है उनके खिलाफ जन उठाव यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और आपका कार्यक्षेत्र राज्य स्तर तक है कि इंडिया स्तर तक? मेरा कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र के पूरे 36 जिलों में है। मैं गुजरात के सूरत तक गया हूँ, गुजरात में मेरा संगठन है। कर्नाटक के गुलबर्ग तक मेरा संगठन है। इलंका, वहाँ से आगे भालकी और गुलबर्ग तक मेरा संगठन है। या मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक मेरा संगठन है। तो तकरीबन 4 राज्य में भी मेरा संगठन काम करता है। राजस्थान में मेरा संगठन है। अभी इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल के न्याय के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में भी आंदोलन किया। तो दलितों को बचाने का आंदोलन मेरा तकरीबन 4 राज्यों में चल रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में चल रहा है।
आपने बोले कि मनुवादी लोगों से लड़ना है, तो आप किस तरह से उनसे लड़ेंगे? हमारे पास डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लड़ने का एक वैचारिक साधन दिया है और वही हमारी ताकत है। आज का कलम हमारी ताकत है। जिस तरह से मनुवादी हमको हमारा वजूद और हमारा अस्तित्व खत्म करने में लगा है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, महात्मा फुले जी है, इन्होंने मनुस्मृति को खत्म करके जो संविधान हमें दिया उसको ही हटाने की बात आरएसएस के माध्यम से होती है। आज आरक्षण का क्या हुआ आप देखिए। 10% आरक्षण आर्थिक धोरण पे दिया है। आर्थिक धोरण या आरक्षण का कोई मूल्य ही नहीं। इस देश में जातिगत भेदभाव के माध्यम से, मनुवादियों के विषमता के धोरण के माध्यम से हजारों साल हमें यहाँ पर गुलाम किया, क्योंकि हम उस जाति के हैं। हम सामान्य जिंदगी नहीं जी पाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा, संविधान के माध्यम से आरक्षण दिया और हमारा जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक स्वातंत्र है, वो जब तक समानता के स्तर पर नहीं आता तब तक आरक्षण का हमें लाभ मिलना चाहिए। ये उसका बेस है। आज हम आर्थिक धोरण पे आरक्षण दे रहे हैं, ब्राह्मणों को आरक्षण दे रहे हैं। यहाँ के जिनके पास खेती है उनको आरक्षण दे रहे हैं और उनका गरीबों का निकष क्या रखा है, तो जो 8 लाख रुपए सालाना कमाता है वो गरीब है और उनको 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये दे ही नहीं सकते। ये संविधान के मूल्य में कहीं पर भी यह आरक्षण देने की तरतूद नहीं है। आरक्षण गरीबी हटाओ मुहिम नहीं है। तो आरक्षण सामाजिक स्वतंत्र मिलने का एक जरिया है। यहाँ पर जो सामाजिक मागास लोग हैं उनको आगे लाने का एक जरिया है। वो सामाजिक आंदोलन है, वो सामाजिक चळवळ है, लेकिन उसको खत्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ। इतना ही नहीं, उनकी गरीबी रेखा जो है वो 8 लाख रुपए सालाना है। जिसकी 8 लाख रुपए सालाना कमाई है उसको ये प्राइवेट आरक्षण, ये आर्थिक निकष वाला आरक्षण मिलने वाला है। मैंने कैलकुलेट किया, 8 लाख को 12 महीने में कैलकुलेट किया तो मुझे समझ में आया कि 65,000 रुपए महीना जो कमाएगा उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो इस देश में 65,000 रुपए कौन कमाता है? ये गरीबी का स्तर है। आज हमें 30,000 रुपए 20,000 रुपए देकर पेट बिगाड़ी का काम करवाते हैं। आदिवासियों से गन्ना काटने का काम 20-25 हजार में करते हैं। सालाना हमको लाख भर रुपए दिए जाते हैं और फिर भी हम गरीबी के इसमें नहीं है। और हमें कहा गया है कि ये जो नया आरक्षण है इसमें आपकी एंट्री नहीं है, SC ST OBC की। तो ये आप जिस आर्थिक आरक्षण की बात कर रहे हैं, इस आरक्षण को सभी अम्बेडकरवादी और बहुजनवादी बोलने वाले सभी पार्टियों के नेताओं ने समर्थन किया। इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, किसी ने समर्थन किया नहीं है। आपके पास जानकारी गलत होगी। बहुजनवादी पार्टियों ने इसका विरोध किया है और संविधान का जो मूल पाया है, ढांचा है, वो उद्ध्वस्त हो चुका है। तो संविधान खतरे में आया है। मैं जल्दी इस 8 दिन में इस देश में संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहा हूँ महाराष्ट्र से, और ये लोगों को बताने वाला हूँ कि आरक्षण खत्म हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है और अपना वजूद खत्म करके हमको गुलाम किया जा रहा है। आज अगर गुलाम नहीं होना है, गले में मटका और पीठ को झाड़ू नहीं लाना है, तो संविधान बचाने के लिए जन उठाव की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए हम मैदान में आने वाले हैं और ये जो नया आरक्षण है इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। ये आवाज उठाने की प्रक्रिया उत्तर भारत में भी शुरू है, महाराष्ट्र से भी शुरू है और जल्दी पूरे देश में इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बीजेपी RSS सत्ता में जाके बहुजनों के जो भी समस्या है, यानी जो उनके उन्नति के मार्ग है वो बंद कर रही है। तो आप बाहर से कैसा संघर्ष करके वो बहुजनों को आप न्याय दिलाएंगे? हमारे पास आंदोलन का हथियार है। हमें जो स्वातंत्र मिला है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्वातंत्र दिया है, तो वो भी
एक आंदोलन के बलबूते दिया। महाराष्ट्र में हमारी सत्ता नहीं है, कभी भी सत्ता नहीं है। देखिए, पर हमने नामांतर का यहाँ पर जो इशू क्रिएट हुआ मराठवाड़ा में, वो आंदोलन के बलबूते जीता है। रीडर्स का आंदोलन जो था वो आंदोलन के बलबूते पर जीता है। हमारे महाराष्ट्र में दलितों का स्वाभिमान आबादित रहना चाहिए, इसलिए 1972 को जो 72 खड़ी हुई, वो आंदोलन के माध्यम से आज हम स्वाभिमान से जी रहे हैं। गायरान जमीन का जो इशू है, दादा साहब गायकवाड़ जी ने जेल भरो आंदोलन करके इस देश में गायरान जमीन का बहुत बड़ा आंदोलन करके हमें न्याय देने का काम किया है। तो इस सत्ता में जो बैठे वाले लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई ताकत होगी तो आंदोलन है। लेकिन बीजेपी आरएसएस की सरकार आंदोलन को मानती नहीं, वो कुचल डालती है। कब तक कुछ लेगी, कब तक कुछ लेगी, एक लिमिट रहती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी समस्या हल करना है तो आपको राजनीतिक सत्ता हथियाना पड़ेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं ना। राजनीतिक सत्ता आएगी तो हम बताएंगे ना कि किस तरह से सत्ता चलानी रहती है। हमारी कोशिश थोड़ी ना रुकी है, हमारी कोशिश तो चल रही है। आपके राजनीतिक शत्रु और मित्र कौन है? आरएसएस हमारा सामाजिक और राजनीतिक शत्रु है, बीजेपी हमारा राजनीतिक शत्रु है। संविधान के खिलाफ जो है, यहाँ के बहुजनों के खिलाफ जो है, वो हमारा शत्रु है। आम्बेडकरवादी पार्टियों में आप किसका पक्ष लेंगे? मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट के बाजू का पक्ष लूंगा, जो उनके पक्ष में हम। बाबा साहब का नाम लेने वाले तो बहुत सारे संगठन है। नहीं, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं मेरे संगठन के बारे में बात करूंगा। वो उनका क्या कर रहे हैं वो आप जाके उनको पूछिए। आपने चैत्य भूमि खुली करने के लिए आंदोलन किया था। हाँ। तो आपको जेल में डाला गया, इसके पीछे कौन किसका हाथ हो सकता है? हाथ क्या हाथ रहता है सबका, डरते लोग। इसको आप दोषी मानते हैं? दोषी का कुछ नहीं, जो आंदोलन था वो आंदोलन हुआ। उसके लिए कोई जिम्मेदार तो होगा ना? बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, उनके नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को मालूम पड़ता है। लोग उनके खिलाफ आवाज भी उठाते, बात भी करते हैं। और जेल से हम डरते नहीं, वो भी उस माध्यम से हमने दिखाया है। मरने को हम डरते नहीं समाज के लिए, वो भी दिखाया है। इसलिए अभी सब चुप है। आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अत्याचार तो और बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उनको कैसे रोकेंगे? मेरे आंदोलन के बाद अत्याचार कम हो रहे हैं महाराष्ट्र में। आप देखिए कि जिस तरह से जहाँ अत्याचार हुआ, वहाँ पर मैं 10,000 5,000 कार्यकर्ता लेके जा रहा हूँ, तो ये डर बहुत बड़ा हो रहा है। इसलिए जल्दी अभी पुलिस स्टेशन में एट्रोसिटी दाखिल हो रही है, आरोपी को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये मूवमेंट महाराष्ट्र में खड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा अत्याचार में भी बदलाव आ रहा है। लेकिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है, इसमें कोई ये नहीं है। तो इसके खिलाफ हम 72 मूवमेंट खड़ा करके एक लड़ाई दे रहे हैं। अगले चुनाव में 2024 के आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे? हम अभी ऐसी कोई सोचा नहीं है। संविधान बचाना मेरा मकसद है। जो संविधान के खिलाफ है उसके खिलाफ हम जाने वाले, जो संविधान बचाएंगे उसके बारे में हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे दीपक भाई गीता।